सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन जो दिया है इसके ABCDE 5 पार्ट दिए हुए हैं और ईच पार्ट 2 मार्क्स का है। 5 पार्ट है, 5 × 2 = 10 मार्क्स का। चौथा क्वेश्चन ऑप्शंस दिए रहेंगे, कोई एक आंसर सही रहेगा, उसी सही आंसर को ही आपको आपके आंसर बुक में लिखना होता है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। दिया है फर्स्ट ऑटोक्रेसी, नंबर 2 थियोक्रेसी, नंबर 3 डेमोक्रेसी, नंबर 4 ब्यूरोक्रेसी। कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट होती है सरकार उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो वैसे आपको ये चारों के बारे में जान लेना जरूरी है कि ऑटोक्रेसी क्या होता है, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। पर इसमें तो पूछा था कि ऑफिशियली गवर्नमेंट तो ब्यूरोक्रेसी हो गया, बट कोई जरूरी नहीं है, अगली बार इस साल शायद ये पूछ ले कि ऑटोक्रेसी किसको कहते हैं, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो मैं सबको बता देती हूँ चारों का मतलब क्या क्या होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि सरकार का एक तंत्र होता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है। सरकार का जो भी फैसला है वो किसी के अधीन नहीं होता है, सरकार खुद ही एक ही व्यक्ति जो मेन लीड होता है वही सारे फैसलों को ले सकता है। ये ऑटोक्रेसी के अंतर्गत आता है। थियोक्रेसी का मतलब धर्मतंत्र होता है, जिसमें धर्मतंत्र एक तरह की सरकार होती है जिसमें जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, उन्हीं को सबसे ऊपर माना जाता है और उनके द्वारा दिए गए जो कानून नियम होते हैं उसी के अनुसार देश को चलाया जाता है। वो हमारी थियोक्रेसी के अंतर्गत वो देश आती हैं जो धार्मिक नियमों के आधार पर जो देश चलते हैं। और नंबर 3 जो आपका है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, जहाँ पे प्रजा के द्वारा बनाई गई सरकार प्रजा के लिए होती है, नागरिकों के द्वारा नागरिकों के लिए। जैसे कि हमारा भारत देश जो है वो हम नागरिकों के द्वारा ही बनाई गई सरकार है और हमारे लिए बनाई गई है, तो ये डेमोक्रेसी, हमारा देश डेमोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है किसी देश, कंपनी या संगठन को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने की प्रणाली से संबंधित है, जो बड़ी संख्या में अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत इस टाइप की सरकार आती है। तो मैंने चारों का मतलब आपको समझा दिया, ये जरूरी था क्योंकि चारों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो चारों का मतलब आपको जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे बी पार्ट पूछा है, द फ्रेज सेट इन मीन्स फर्स्ट ईयर टू स्टॉप, सेकंड टू प्रोड्यूस, थर्ड टू बिगिन, फोर्थ टू मूव। तो जो फ्रेज सेट इन दिया है उसका मतलब हो जाएगा आपका टू बिगिन। सेट इन मतलब शुरू होना, तो टू बिगिन मतलब भी शुरू होना होता है। और जो सी वाला पार्ट है पूछा द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश इज, तो दिया है फर्स्ट पार्ट डिफीट, सेकंड पार्ट डिविंडल, थर्ड दिया है इंडिवोर, फोर्थ दिया है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो डिमिनिश का मीनिंग पहले क्या होता है ये जरूरी है आपको जानना। डिमिनिश, तो डिमिनिश मतलब होता है घटाना, तो इसका हो जाएगा डिविंडल, मतलब वही घटाना या सूखना, डिविंडल मतलब सूखना होता है। अगले पार्ट पे आ जाइए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ए दिया यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, बी दिया है एक्सेप्ट ही ऑल वेयर प्रेजेंट, सी दिया आई हु इज योर टीचर विल टीच यू, डी दिया वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये चारों में से ये कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है पूछ रहा है, तो आप ध्यान दें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। और ये तीनों क्यों गलत है ये भी बता दे रही हूँ मैं। जो एक्सेप्ट है ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये जब एज अ प्रीपोजिशन एक्सेप्ट यूज होता है तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव केस है इस वजह से यहाँ ही यूज होगा। तो इसका जो सही हो जाएगा एक्सेप्ट डबल इनवर्टेड कामा लगा के एक्सेप्ट फॉर हिम कामा ऑल वेयर प्रेजेंट, ये सही आंसर हो जाएगा। तो सी वाले पे आपको बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या गलत है। जैसे दिया आई हु इज योर टीचर विल टीच यू, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिस्टेक है, यहाँ इज नहीं रहेगा, आई एम रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा आई के साथ आई एम लगता है, तो आई हु एम योर टीचर विल टीच यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी वाला जो दिया वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे वाटर्स नहीं वाटर रहेगा। तो आपका जो करेक्ट पहला दिया ओनली ए, दूसरा दिया बोथ बी एंड डी, तीसरा दिया ओनली बी, चौथा दिया ओनली सी, तो ये आपका ये वाला आंसर। तो आपका जो ये फर्स्ट वाला है ओनली ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ई वाले पार्ट में दिए द एंटोनिम ऑफ रिगोरियस इज, दिया है पहला फास्ट, दूसरा सेक्रेड, थर्ड दिया प्लेजर, फोर्थ दिया सिंपल। तो पहले आपको रिगोरस का मतलब पता होना चाहिए, रिगोरस का हिंदी मीनिंग होता है कठोर, इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, इसमें क्वेश्चन हम लोग आ गए। पचवीं का ABCDE 5 पार्ट इसके भी हैं, ईच पार्ट 2 मार्क्स का है। इसमें पचवीं का जैसे ए दिया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एक दो दो दिया है, दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दोनों डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए इनडायरेक्ट में चेंज करना है, चाहे आप फर्स्ट वाला करो चाहे सेकंड वाला करो। मैं आपको दोनों समझा दे रही हूँ। आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है ना। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग बनाते हैं, तो अगर हमारा यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कंजक्शन हम लोग इफ या वेदर का यूज कर देते हैं, बट ये हु करके दिया है मतलब WH टाइप क्वेश्चन है। WH टाइप क्वेश्चन मतलब होता है वेयर, हु, विच, व्हाई, जो WH से शुरू होते हैं। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग कंजक्शन के रूप में यही जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो दिया है क्वेश्चन में, जैसे इसमें क्या दिया हु दिया है, तो इसी को कंजक्शन की जगह पे यूज कर देंगे हु को ही। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहले इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, उसके बाद सेम असर्टिव के जैसे रूल है, असर्टिव को जिस रूल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं वैसे सेम इंट्रोगेटिव को बना देंगे। डायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और जो नियर और डिस्टेंस चेंजिंग सेम असर्टिव की तरह ही करेंगे। तो पहले हम लोग जब इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही आस्क्ड द जेंटलमैन, इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद कंजक्शन हु को लगा देंगे, उसके बाद जैसे हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ये प्रेजेंट टेंस में दिया है ना, तो प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये यू है ना, ये आपका सेकंड पार्ट, मतलब इसको एक रूल कहता है सन बटा 123। एक रूल होता है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया जैसे किसी का नेम आया तो वहाँ उसको नो चेंज। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यू दिया है, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है जेंटलमैन है, तो इसको इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लिखेंगे ना, उसके बाद प्रेजेंट के पास में तो आर का बाद हो जाएगा ही वॉज, फिर एंड
वाई ही वॉज, और यहाँ हियर है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हियर का देयर हो जाएगा, निकट को दूर में, दूर को निकट में, ऐसे ही तो करते हैं। कंप्लीट सेंटेंस ऑफ आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज देयर। अब आप लोग इधर आ जाइए, जो आपको पार्ट 2 दिया है, द ओल्ड मैन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विथ माई सर्वेंट फॉर अ वीक। इसमें क्या है, ये यहाँ तक द ओल्ड मैन सेड टू मी, यहाँ तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, और अगर पास्ट में तो चेंज करते हैं, तो आपका पास्ट में है तो इसको चेंज करेंगे। और अगर सेड या सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता सेड या सेड टू को रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है ना, तो यहाँ इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट टोल्ड मी, और यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे, चेंज कर देते हैं। तो पहले आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आया है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट आपका ओल्ड वुमेन है तो इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में बाबा नाम तो नहीं लिखेंगे ना, तो शी हो जाएगा शी। उसके बाद परफेक्ट में चेंज करना तो हैड लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिव्ड, फिर हियर का देयर हो जाएगा, ये माई का हर हो जाएगा, हर सर्वेंट फॉर अ वीक। आंसर हो जाएगा द ओल्ड वुमन टोल्ड मी दैट शी हैड लिव्ड देयर विथ हर सर्वेंट फॉर अ वीक। मैंने आपको समझा दिया है, आई होप समझ में आया हो। मैंने इसका आंसर बता दिया तो मैं आपको पेज में लिख के बता दे रही हूँ, जैसे कि जो अभी तो मैंने दोनों आंसर बताया है उसी का आंसर है, फर्स्ट और सेकंड वाली बताए थे। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे ही बना ना, ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। और सेकंड आपका था द ओल्ड वुमन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विथ माय सर्वेंट फॉर अ वीक। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया द ओल्ड वुमन टोल्ड मी दैट शी हैड लिव्ड देयर विथ हर सर्वेंट फॉर अ वीक। वही जो मैंने समझाया वही आपको लिख दिया है ताकि आप और अच्छे समझ जाओ। अब फिर हम लोग बैक आ जाते हैं अपने पेज पे, जो बी पार्ट दिया है 5th नंबर का, कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 2 मार्क्स का ये भी है, दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग। जैसे पहला दिया ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। आपका सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। दो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में होता है कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू या तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, या कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, या कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इसको सिंपल दो या ये 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको कंबाइन करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंजक्शन एंड का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंजक्शन एंड का यूज करेंगे, तब हो जाएगा एक न्यू सेंटेंस, ही एडमिटेड हिज एरर एंड एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। और पार्ट 2 दिया, दिस इज द प्लेस हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिस इज द प्लेस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और सेकंड जो है हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दिस प्रिंसिपल क्लॉज दिस इज द प्लेस, ये अपने आप में इसका सेंस जो है कंप्लीट है, बट हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स ये अपने आप में इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसी को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और ये दिस इज द प्लेस, ये अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सेकंड वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये दोनों, ये जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है हियर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, इसको जो आपका मेन क्लॉज है दिस इज द प्लेस, इससे कनेक्ट करेगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वेयर, तब जाके आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। और सी वाला दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें से जैसे पहला दिया कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपका 2 मार्क्स आता है, 2 मार्क्स आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, 2 मार्क्स सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस आता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला, 2 मार्क्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस पहला दिया कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसका कॉम्पलेटिव डिग्री भी मैं बता दे रही हूँ, इसका कॉम्पलेटिव डिग्री हो जाएगा कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंसेस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से अदर ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, उनके सेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे दिया कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है, भारत में कोई अन्य सिटी इतना बड़ा नहीं है जैसे कि कोलकाता बड़ा है, तो मतलब यही हुआ ना कि कोलकाता सबसे बड़ा है, तो सेंस सेम होना चाहिए। और बस लिखते हैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके, दूसरा उसका रूप बदल देते हैं, उसका फॉर्म हम लोग चेंज कर देते हैं, बट सेंस सेम होना चाहिए। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, पॉजिटिव डिग्री में लोग देंगे, यहाँ लिख देंगे नो अदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इंडिया के अंदर कोई और ऐसा शहर नहीं है जो कोलकाता जितना बड़ा हो, मतलब कोलकाता जिसमें सबसे बड़ा शहर है, सेंस सेम है ना। तो यहाँ एज डॉटेड एज का यूज करते हैं। तो दिया नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो नो सूनर को जब भी हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो एज सून एज यूज करते हैं। ये आपका निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये आपका का निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो नो सूनर को हम लोग एज सून एज से चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे डिड गायब हो जाएगा, और द ट्रेन, नो सूनर डिड ट्रेन, और यहाँ स्टॉप हो जाएगा। अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो स्टॉप का स्टॉप हो जाएगा, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। जैसे कि हम इसका आंसर दिखा देते हैं आप लोगों को, जैसे कि ये आपका बी वाले का था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो नहीं सही सुन पाएंगे आवाज़ वो ये लिख लेंगे, ही एडमिटेड हिज एरर एंड एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। सेकंड वाला दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स, और जो अभी मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को उसका यहाँ पे आंसर है, ये जो मैं पढ़ाई हूँ
पहले वाले का जो दिया था कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका पॉजिटिव हो जाएगा नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। और सेकंड जो दिया था आपका नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। यही आंसर है जो मैं बताई हूँ, वही लिख दी हूँ। अब आते हैं आपके फिर से उसी पे आपका अब डी वाला पार्ट दिया, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो सेंटेंस दिया, किसी को करेक्ट करना है। फर्स्ट दिया द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का नहीं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। और दूसरा दिया नीदर फूड नॉर वाटर वेयर गिवन टू मी स्टडी, तो यहाँ पे हो जाएगा नीदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी स्टडी, क्योंकि मी आपका सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज लगेगा, वेयर नहीं। अब आते हैं आपके पेज नंबर 6 पे। अब यही आंसर आप देख लीजिए जो मैं बताई हूँ। पहला जो आपका था द मैनेजर डिप्राइव्ड प्रिंसिपल विथ ऑल पावर्स, यहाँ पे इसकी जगह पे ऑफ लग गया है, और यहाँ पे वेयर था आपका वाज लग जाएगा, क्योंकि मी आपका सिंगुलर नंबर था। अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ई वाला पार्ट, 5वीं का लास्ट पार्ट ई है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। इसमें भी दो दिया, दो में से किसी एक को करना है। इसमें ये दिया है कि ये पेयर ऑफ वर्ड दिया है, कैनवस कैनवास इल्यूजन इल्यूजन, ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है। इसको आपको अपने सेंटेंस में यूज करके लिखना है, और ऐसे लिखना है ताकि जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स क्लियर हो जाए, इनके बीच का डिफरेंसेस क्लियर हो जाए कि दोनों अलग अलग चीज़ें, क्योंकि जो कैनवस कैनवास इल्यूजन इल्यूजन इन सबका जो पेयर ऑफ वर्ड दिए हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके मीनिंग्स अलग हैं। तो इसको ऐसे अपने सेंटेंसेस में यूज करके लिखना है ताकि इनके मीनिंग्स क्लियर हो जाएं, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को पढ़ के लगे कि हाँ ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो अब बहुत से तरीकों से बना सकते हो कैनवास कैनवास इल्यूजन इल्यूजन का, बट मैं एक सेंटेंस बता दे रही हूँ, आप लोग इमेजिन जो और अदर तरीके से बना सकते हैं। बट आप जो भी किसी की कैनवास है इस वर्ड यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो ये वर्ड आपको एकदम कंपलसरी है कि उस सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, वरना आपको गलत होगा। जिस भी वर्ड का यूज करके कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं वो वर्ड बीच में आना चाहिए सेंटेंस में। तो जैसे कि को दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, आपका जैसे पहला कैनवास और कैनवास दिया था, तो यहाँ कैनवास हो जाएगा द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड हिज कैनवास फॉर पेंटिंग बाय स्ट्रेचिंग इट टाइटली ओवर अ वुडन फ्रेम। यहाँ पे बोला कि जो कलाकार है एक वुडन फ्रेम मतलब लकड़ी के फ्रेम पर अपने अपने कैनवास को पेंट के लिए वो उसको वुडन फ्रेम लकड़ी के फ्रेम पर स्ट्रेच करके मतलब खींच कर पकड़ कर पेंट के लिए अपने कैनवास को तैयार किया है आर्टिस्ट ने। ये हो गया। और कैनवास का मतलब ये होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन वॉलंटियर्स वेंट डोर टू कैनवास फॉर वोट्स एंड गैदर पब्लिक ओपिनियन। और ये कैनवास आपका तंबू होता है कि जब इलेक्शन कैंपेन चलता है तो इलेक्शन कैंपेन जब होता है तो वॉलंटियर्स मतलब जो स्वयं सेवक होते हैं वेन डोर टू डोर कैनवास फॉर वोट्स एंड गैदर पब्लिक ओपिनियंस। तो कैंपेन के तो जब जो वॉलंटियर्स जाते हैं सभी घरों पे वोट मांगने या पब्लिक ओपिनियन जानने, तो जो लगाते हैं तंबू उसी को कैनवास बोलते हैं। दोनों का अर्थ आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट था कि मतलब वुडन फ्रेम पे स्ट्रेच करके पेंटिंग के लिए यूज किया था वो कैनवास होता है, और दूसरा का इल्यूजन इल्यूजन प्रोनाउंसिएशन से इल्यूजन मतलब भ्रम और इल्यूजन मतलब संकेत होता है आपका, तो इसे भ्रम वाला समझो। द मैजिशियंस ट्रिक क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लिविंग द ऑडियंस अमेज्ड। जो मैजिशियंस ट्रिक था मतलब जादूगर ने एक ट्रिक अपनाया था, क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, एक तैरने वाली ऑब्जेक्ट के साथ एक भ्रम मतलब क्रिएट किया मैजिशियन ने, लिविंग द ऑडियंस अमेज, ताकि ऑडियंस जो है वो अमेज्ड रहे, आश्चर्यचकित रहे, जो देखने वाले दर्शक हैं वो आश्चर्यचकित हो जाएं। तो उन्होंने एक तैरने वाले ऑब्जेक्ट के साथ एक भ्रम किया मतलब एक जादू दिखाया ताकि जनता जो है देखने वाली आश्चर्यचकित हो जाए। तो यहाँ इल्यूजन का हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इल्यूजन इन हिज स्पीच द ऑथर मेड एन इल्यूजन टू शेक्सपियर्स प्लेस टू एम्फसाइज द थीम ऑफ बिट्रेयल। तो इल्यूजन मतलब संकेत, शेक्सपियर प्लेस मतलब शेक्सपियर के नाटक, एम्फसाइज मतलब जोर देना, थीम मतलब विषय, और बिट्रेयल मतलब विश्वासघात। तो अपने भाषण में लेखक ने विश्वासघात के विषय पर जोर देने के लिए शेक्सपियर के नाटकों का संकेत दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी, तो आप लोग ध्यान दीजिए जो मैं कह रही थी कि को जैसे कि जिस भी वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं वो वर्ड बीच में आना चाहिए, वरना आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो देखिए जैसे ऊपर आप देखिए ऊपर कैनवास आपका था ना, तो ये आपका कैनवास देखिए यहाँ पे आया है, ऐसे यहाँ पे कैनवास जो था आपका वो यहाँ पे आया है, इल्यूजन आपका यहाँ पे आया है, इल्यूजन आपका यहाँ पे आया है। तो जिस भी वर्ड का आप यूज़ करके एक सेंटेंस बना रहे वो वर्ड आपको आना चाहिए उस सेंटेंस पे, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। और कोई जरूरी नहीं आप इस वर्ड यूज करके यही सेंटेंस बनाओ, आप अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं, बस उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले तभी आपका आंसर सही रहेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो हो गया आपका कैनवास कैनवास इल्यूजन इल्यूजन, 2 मार्क्स का था आपका। अब नंबर 6 दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये आपका पैसेज हिंदी दिया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, 5 मार्क्स का आपका आता है। जैसे दिया पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, वे ऊँटगाड़ी में भी यात्रा करते थे, कुछ साल बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज़ हो गया, हम कारों बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। अब हवाई जहाज़ का युग है, हवाई जहाज़ के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस दिए रहते हैं, आपको अगर ट्रांसलेशन आता है तो आप कर ले जाओगे। इंग्लिश से हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा दे रही हूँ, ये आपका जो ट्रांसलेशन दिया था उसका आंसर ये है। जो दिया था पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, तो इन एंशियंट टाइम्स देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लोग पैदल चलते थे, पीपल यूज टू ट्रैवल ऑन फूट। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। लेटर दे बिगन ट्रैवल बाई बुलेट कार्ट, वे ऊँट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। एंड आल्सो बाई कैमल कार्ट, सम टाइम आफ्टर दैट दे स्टार्ट राइडिंग हॉर्सेस। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। नाउ डेज लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट, आजकल जीवन बहुत तेज़ हो गया है। We travel by cars, buses and trains. Now it is the age of airplanes. By airplane we can travel from one country to another in a very short time. ये बहुत ही आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन था वो आपका एंड हो गया है।